तो हाँ जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सरगम स्टडी जंक्शन में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैट्रिक यानी बिहार बोर्ड 2026 के लिए आप लोगों को सोशल साइंस का 40 को VVI ऑब्जेक्टिव 40, और इसका नाम रखा गया है कुरुक्षेत्र। क्या रखा गया है? कुरुक्षेत्र। इससे पहले हम आप लोगों को महातांडव लेकर आए थे और उससे पहले हम लोग लाए थे ब्रह्मास्त्र, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुरुक्षेत्र यानी क्लास 10th की। बाबू समझिए 40 को ऐसे VVI ऑब्जेक्टिव जिसको बहुत ज्यादा हम लोग गेस करके बनाए हैं, जो कि आप लोगों का परीक्षा में पूरा लड़ सकता है। इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और आइए शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाए, क्योंकि आपके पास टाइम अभी बहुत कम है स्टूडेंट जी, क्योंकि आपका परीक्षा बहुत नजदीक आते जा रहा है। तो आइए अच्छे से देखिएगा, आपको पूरा समझ में आएंगे। पहला नंबर आप लोग का शुरू कर दिया गया है। आप लोग बने रहिए एकदम ऑनलाइन क्लास में एकदम अच्छे से ढंग से। पहला है कि कौन सी सेवा गैर सरकारी है? कौन सी सेवा गैर सरकारी है? बाबू गैर सरकारी का मतलब है प्राइवेट, समझ में आ रहा है ना, सरकारी नहीं होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए सैन्य सेवा जो होता है सरकारी होता है, जो कि गैर सरकारी नहीं है, नहीं प्राइवेट है, नहीं है, ये सरकारी है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। वित्त सेवा भी सरकारी होता है, इसलिए ये भी नहीं होगा। रेल सेवा भी बाबू सरकारी होता है, ये भी नहीं होगा। बताइए बाबू, किसी का मॉल खुला है, मॉल का मतलब समझ में रहा है, जहाँ कपड़ा वगैरह आल जल मिलता है, तो ये प्राइवेट होता है। इसलिए कौन सी सेवा गैर सरकारी नहीं है, सरकारी है? तो आप लोग का मॉल सेवा गैर सरकारी है, यानी कि सरकारी नहीं है। ठीक है, चलते हैं आगे। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? बाबू परीक्षा में बहुत बार आ चुके हैं, तो इसका आंसर होगा ए, जनेवा में है। कहाँ पर है? जनेवा में। याद रहेगा, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में है। ठीक है, जिनेवा में एक जगह है स्विट्जरलैंड, उस स्विट्जरलैंड में ही इसका मुख्यालय है। ठीक है, आगे चलते हैं। सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुई थी? सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकार, उपभोक्ता का मतलब है भोजन के लिए, कि अगर मान लीजिए किसी कारणवश किसी देश में अकाल पड़ जाता है, तो उस देश में जो देश के जो राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, उन अपने वासियों को यानी अपने नागरिकों को वो फ्री में भोजन प्रदान करते हैं। पता है ना, लॉकडाउन जिस समय लगा था तो देखिएगा राशन दुगना मिल रहा था। तो सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा की गई थी? तो आंसर होगा इसका यूएसए। यूएसए का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 1991। कौन सा हो जाएगा? 1991। आप लोग देखिए, हमारे आंसर देने से पहले आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताएंगे, ताकि हमको पढ़ाने में बहुत मजा आए। ठीक है, मन लगे। बताइए मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष लागू हुआ था, यानी कब लागू हुआ था? बाबू ऑप्शन है इसका 1902, ऑप्शन नंबर बी है 1906, ऑप्शन नंबर सी 1911, डी 1912। ये आपको पिछले वीडियो में बताए थे, इसलिए इसको हम ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, सुखाड़ किस प्रकार की आपदा है? सुखाड़ किस प्रकार की आपदा है? तो बाबू ए है प्राकृतिक आपदा, मानवीय आपदा, सामान्य आपदा, इनमें से सभी। याद रहेगा बाबू, मानवीय आपदा तो नहीं है, मानो तो बाढ़ लाते नहीं है। दूसरी बात है सामान्य आपदा नहीं है, क्योंकि अब ये सुखाड़ जब आता है तो बाबू फसल नहीं होते हैं, लोग तबाही हो जाता है, इसलिए ये प्राकृतिक आपदा है। याद रहेगा, सुखाड़ किस प्रकार की आपदा है? प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, नेक्स्ट, वियना कांग्रेस कब हुआ था? माने वियना कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? स्थापना, वियना कांग्रेस की स्थापना यहाँ पर हो जाएगा, स्थापना कब हुआ था? तो बाबू बताएंगे वियना कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1815 ईस्वी में। बाबू वियना कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। नेक्स्ट, साम्यवादी शासक का पहला प्रयोग कहां हुआ था? साम्यवादी शासक का पहला, बाबू साम्यवाद और साम्राज्यवाद याद रहेगा, तो ये साम्यवाद है। साम्यवाद का पहला प्रयोग करने वाला देश है, उसका नाम है रूस। आप लोग 12th क्लास अगर आर्ट लेकर पढ़ते हैं तो उसमें आप लोगों को साम्यवादी शासक आ जाएगा, बहुत ज्यादा पढ़ना है उसमें। नेक्स्ट, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? लखनऊ समझौता समझ रहे हैं ना, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, और उस लखनऊ में एक समझौता हुआ था, तो उसी समझौता को लखनऊ समझौता दिया गया है। और लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। याद रहेगा, रामपा विद्रोह भी 1916 में हुआ था। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष जो ना किस यात्रा से शुरू हुई थी?
तो ये आप हमको आपको बताना पड़ेगा, आप ये सब नहीं जान रहे हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था बाबू, समझिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू हुआ था वो हुआ था 1930 दांडी यात्रा से। दांडी यात्रा से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। याद रहेगा, ये महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया एक अच्छा सा आंदोलन है, ठीक है, जिसमें नमक कानून को लेकर काम किया जा रहा था, ठीक है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो बाबू टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना बाबू आप लोग सब कुछ जान रहे हैं 1907 में। 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में। याद रखिएगा, भगत सिंह का भी जन्म 1907 में हुआ था और महादेवी वर्मा के जन्म भी 1907 में हुआ था। नेक्स्ट, मुंबई में प्रथम सूती मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो मुंबई में बाबू समझिए, जो सूती मिल है वो किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग को 1854। कब किया गया था? 1854। नेक्स्ट, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रेगुर मृदा। आप लोग समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि आप सेट इसका मारते जाइए, क्योंकि हम पहले ही बताए हैं कि ये परीक्षा में आएंगे तो आएंगे, क्योंकि इसको ज्यादा गेस किया गया है बाबू। क्वेश्चन बैंक, मॉडल सेट, बहुत ज्यादा इसमें एक्सपीरियंस करने के बाद, बहुत ज्यादा इसमें समझने के बाद इसको सब सेट किया गया है सवाल, ताकि आप लोग जाएंगे तो परीक्षा में एकदम यही आएंगे, अच्छा लगेगा ना। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो बाबू याद रहेगा, एल्युमिनियम, आप लोग ना साइंस के स्टूडेंट होंगे, साइंस पढ़े होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि एल्युमिनियम के प्रमुख जो अयस्क होता है उसका नाम है बॉक्साइट। तो ये बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनाया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है? बाबू हम लोग ये महातांडव में बताए हैं वीडियो में, और आप लोग उसको देख लेंगे और इसका आंसर बताएंगे आप लोग, ठीक ना, कि किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है। इसको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जरूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट, पटना का प्राचीन नाम क्या था? पटना का बताइए, हम लोग का राजधानी पटना है। अब पटना के आप लोग संस्कृत में पढ़े थे पाटलिपुत्र वैभवम, तो पाटलिपुत्र वैभवम में भी बताया गया है कि पटना का प्राचीन नाम क्या था, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, पुराना सबसे नाम था कुसुमपुर पुष्पपुर, उसके बाद पाटलीग्राम और उसके बाद पाटलिपुत्र बना था। तो इसमें पाटलीग्राम और कुसुमपुर पुष्पपुर है, ये नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? बी, पाटलिपुत्र। तो पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र था। ध्यान से, अच्छे से, ढंग से। नेक्स्ट, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो बाबू आप लोग सब कुछ जान रहे हैं कि सन 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और उसके बाद बाबू 1919 में ही काला कानून, बाबू पता होना चाहिए, रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है, जिसमें किसी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा रहा था। याद है आप लोग दिया है रॉलेट एक्ट क्या है? तो रॉलेट एक्ट अंग्रेजों द्वारा सन 1919 ईस्वी में बनाया गया एक ऐसा कानून है जिसमें किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है बिना मुकदमा चलाए। तो याद रहेगा, रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? तो 1919 ईस्वी में लागू हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, अंकुर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? बाबू अंकुर वाट का मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है वियतनाम, ऑप्शन नंबर बी है लाओस, ऑप्शन नंबर सी है कंबोडिया, ऑप्शन नंबर डी थाईलैंड। तो याद रहेगा बाबू, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि इसको भी महातांडव में डाला गया है। चलिए, अब कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे, आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो आप इसमें दिल विदा करेंगे, इसलिए विदा करेंगे ताकि हमारा भी मन लगे, ठीक है ना, ताकि अच्छा से, हम बहुत ज्यादा मेहनत करना चाहते हैं ताकि आप लोग का रिजल्ट अच्छा है ढंग से, ठीक है। बाबू क्वेश्चन नंबर 19, भारत में कोयले का भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है, मतलब कि भारत में कोयले का सबसे अच्छा उत्पादक राज्य कौन सा है, सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो बाबू इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। झारखंड में झारिया जगह है, आप लोग जानिए रहे हैं। तो ये बिहार के हमारा पड़ोसी राज्य है। पहले तो ये पहले झारखंड जो था हमारे बिहार में ही था। इस सन 2000 में क्या हुआ था? बंटवारा हो गया था, याद रखिएगा। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? बाबू आप बताइए, सबसे ज्यादा क्या खाते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो आप सबसे ज्यादा क्या खाते हैं?
चावल खाते हैं या रोटी खाते हैं? तो याद रहेगा भारत में सबसे ज्यादा व्यक्ति खाने वाले हैं वो है क्या है? चावल। मैंने कि चावल जो धान से न बनता है बाबू। तो आपको पता होना चाहिए भारत में 42% जो आबादी है सबसे ज्यादा क्या धान उगाता है। तो याद रहेगा 1 नंबर पर जो है, 1 नंबर पर कौन है? धान। और 2 नंबर पर है क्या चीज? गेहूं। तो भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सा है? धान है। दूसरे नंबर पर क्या है? गेहूं है। याद रखिएगा स्टूडेंट। 21 नंबर क्वेश्चन है, बिहार की 80% आबादी निर्भर है। आप ही बताइए भैया, हम लोग देखिए ग्रामीण क्षेत्र के हैं, चाहे समझिए तो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं अत्यधिक जो आधारित होते हैं वो मतलब क्या चीज पर निर्भर रहते हैं? तो आप लोगों को याद रहेगा कृषि पर, क्योंकि बिहार में बाबू उद्योग तो है नहीं। दूसरी बात है व्यापार उतना लोग करते नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं कृषि होगा। तो बिहार की 80% आबादी जो होता है कृषि पर आधारित होता है, खेती बाड़ी पर आधारित होता है। नेक्स्ट, बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है। बाबू बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो हमको बताना पड़ेगा। नहीं 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 स्टूडेंट जी नहीं, इसका आंसर हो जाएगा पटना। बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला जो है वो कौन सा है? पटना है। ठीक। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? बाबू नदियों में प्रमुख देखिए बाढ़ आने का प्रमुख जो कारण है वो जल की अधिकता। सही बात है कि जल अधिक हो जाएगा तो बाढ़ आ सकता है। बी है नदी की तली में अवसाद का जमना। ठीक है, नदी में अगर अवसाद जम जाएगा यानी कचरा भर जाएगा, यानी उसका समझ में आ रहा है जो गहराई है वो कम हो जाएगा तभी बाढ़ आ सकता है, तो ये भी सही है। और वर्षा की अधिकता, अब वर्षा अधिक होगा तभी बाढ़ आएगा, ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ये होगा आंसर डी। इनमें से सभी होगा बाबू कि जल अधिक हो जाएगा, अधिकता हो जाएगा तभी भी बाढ़ आएगा, नदी की तली में अवसाद जम जाएगा तभी भी बाढ़ आएगा, वर्षा अधिक होगा तभी भी बाढ़ आएगा। तो इसका आंसर जो है इसका डी आंसर होगा। आगे, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। संचार का मतलब समझ में रहा है ना? संचार का मतलब होता है समाचार करने वाला। याद है हम लोग जब भी कोई देखिए ना हम वीडियो बना रहे हैं एक तरह से आपके पास देखिएगा जैसे आप सब्सक्राइब किए होंगे चैनल तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाता है। या और मान लीजिए किसी कहीं पर घटना घटा तो फट क्या करते हैं मोबाइल पर सर्च मारते हैं, लाइव दिखाने लगता है। यानी तो कोई घटना घटा तो आप मान लीजिए कि अपने ऊपर क्या बोलते हैं रिलेशन में किसी को बताना चाहते हैं तो फट कॉल करेंगे 2 सेकंड में, हाँ जी ये घटना घटा, चाहिए खुशखबरी सुनाना चाहिए खुशखबरी घटा। तो भाइयों संचार का सबसे लोकप्रिय साधन जो है आज के जनरेशन बन गया है मोबाइल फोन या ओके। पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहते हैं? बाबू पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो याद रहेगा ये परीक्षा में आने के रिकॉर्ड बनाया है। तो पटना नगर निगम के प्रधान को क्या बोला जाता है? महापौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महापौर कहा जाता है। ध्यान से। नेक्स्ट, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी? याद रहेगा बाबू सूचना के अधिकार आंदोलन की सर्वप्रथम शुरुआत करने वाला वो राज्य है वो हमारा भारत का राज्य है जिसका नाम है राजस्थान। क्या नाम है? राजस्थान, जिसकी राजधानी जयपुर। नेक्स्ट, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? बाबू जनता दल JDU, जनता दल यूनाइटेड। बताइए तो जनता दल यूनाइटेड का अभी नेता जो है कौन है? नीतीश कुमार जी हैं। और अभी हमारे बिहार में JDU यानी नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो ये नीतीश कुमार वाली जो पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, उस पार्टी का गठन कब हुआ था? तो याद रहेगा ये हुआ था 1999 में। कब हुआ था? 1999 ईस्वी में, जब कारगिल के युद्ध हो रहा था तब। 28 नंबर, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था है? भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था है? तो आप बताइए। हमारा भारत में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो है अप्रत्यक्ष। क्या है? अप्रत्यक्ष। क्योंकि आप वोट डालने जाते हैं तो किसी को दिखाते हैं नहीं, आप बिना बताए बिना दिखाए किसी को वोट मार सकते हैं। आप प्रत्यक्ष रूप से नहीं मारते, अप्रत्यक्ष रूप से बताते हैं। आप वोट मारेंगे किसी और में, बाहर जाकर बताएंगे किसी और में, तो क्या जानेगा, देखा थोड़ा नहीं है। तो याद रखिएगा तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है। ठीक है। नेक्स्ट, पढ़ लीजिए भाइयों, आपका परीक्षा जो है बहुत नजदीक आ गया है, इसलिए आप ढंग से नहीं पढ़ेंगे काम होने वाला नहीं है। और हम सोच रहे हैं कि अच्छे से आप रिजल्ट लाएं, अच्छा रिजल्ट लाएं,
उस समय भी हम लाइव आएंगे, एक बार आप लोगों के रिजल्ट पूछेंगे कि कितना कितना नंबर लाए, कितना मार्क्स लाए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 29 है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, कौन हो सकता है? आई लव माई इंडिया। कौन सा? कौन सा? तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक यानी लोक के शासन वाला देश है तो वो है कौन सा? भारत, इंडिया। सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है हमारा इंडिया, याद रहेगा भारत। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा राज्य पिछड़ा हुआ है? बहुत शर्म लगता है इस बात को जब प्रश्न देता है तो, बहुत शर्म लगता है भाई। ये प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य पिछड़ा हुआ है तो बहुत एकदम मन करता है क्या क्या कर दे हम। तो याद रहेगा बिहार, समझिएगा। तो निम्नलिखित में कौन सा राज्य पिछड़ा हुआ है तो हम लोग का ये बिहार है, याद रहेगा सबसे पीछे है। ये सब तो आगे निकल गया बहुत ज्यादा, तो याद रखिएगा पिछड़ा राज्य जो है बिहार है। बड़ा दुख हो रहा है, आप लोग अच्छा लग रहा है, पढ़िए, आप लोग आगे ले जाइए भैया। एटीएम का विस्तारित रूप क्या है? या एटीएम का विस्तारित रूप है तो यहाँ पर दिया है ऑटो ट्रांसफर मशीन, नहीं नहीं नहीं, ऑटो टिकट मशीन, नहीं नहीं नहीं, ऑटो ट्रांजिट मशीन, ये भी नहीं। इसका हो जाएगा ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। हिंदी में बोले तो स्वचालित टेलर मशीन बोलते हैं। स्वचालित टेलर मशीन खुद से ही जाइए, उसको पिन डालिए और पैसा निकालिए। ठीक है, बैंक में हाला गुला सुनने से अच्छा है, बैंक में लाइन में लगने से अच्छा है एटीएम, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एटीएम का फुल फॉर्म ऑटोमेटिक टेलर मशीन, स्वचालित टेलर मशीन। ठीक है, नई आर्थिक सुधार नीति कब लागू हुई थी? नई आर्थिक सुधार नीति कब लागू हुई थी ये आप लोग बताएंगे, ये आप लोगों के लिए छोड़ दिया जा रहा है इसको। ठीक है, आप लोग बताएंगे 32 का, याद रहेगा 32 का आप लोग का ऑप्शन नंबर ए है 1980, ऑप्शन नंबर बी है 1991, ऑप्शन नंबर सी है 1999, ऑप्शन नंबर डी है 2002। आप लोग इसको जरूर बताइएगा, ये हम नहीं बताए हैं लेकिन आप इसको जरूर बताइएगा। हम देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कौन इसका आंसर बताते हैं। चलिए, हंगरी की राजधानी कहाँ है? हंगरी की राजधानी कहाँ पर है बाबू? हंगरी की राजधानी जो है आप लोग सबको जान रहे, तब छोट मोट बात है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। ठीक है, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो बाबू समझिएगा, चिपको आंदोलन के जो प्रणेता है उनका नाम है सुंदरलाल बहुगुणा। क्या नाम है? सुंदरलाल बहुगुणा। याद रखिएगा सुंदरलाल बहुगुणा जी, ये चिपको आंदोलन, याद रहे चिपको आंदोलन आपको तो इंपॉर्टेंट है। चलिए, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है बाबू, याद रहिएगा सांप्रदायिक राजनीति जो होता है आधारित होता है वो होता है, देखिए बाबू सुनिए ना, सांप्रदायिक हिंसा हो गया है, लड़ाई हो गया है, क्या चीज को लेकर? राम मंदिर को लेकर। तो पता चलता है कि पहले होता था सांप्रदायिक दंगे बाबू। याद रहेगा सांप्रदायिक जो राजनीति आधारित होता है वो धर्म पर होता है। क्या चीज पर होता है? धर्म पर होता है। हिंदू मुस्लिम फसाद और भी धार्मिक फसाद। तो सांप्रदायिक जो राजनीति होता है वो धर्म पर होता है, याद रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, टिप्पू सुल्तान शासक थे, कहाँ के शासक थे? तो याद रहेगा टिप्पू सुल्तान जो थे वो कहाँ के शासक थे बाबू? मैसूर का शासक थे। याद रहेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टिप्पू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो मैसूर के थे। नेक्स्ट है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है बाबू? तुर्की, एक बौड़ाग में चुर्की लिख रहा है जी। यूरोप का मरीज तुर्की है। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। तुर्की, याद रहेगा तुर्की वाले टोपी देखे हैं ना आप लोग 10 क्लास के मैथ में 13.4 में, जो पहला सवाल है उसमें पहला या दूसरा कंफर्म नहीं है, पहला शायद हो सकता है, तो उसमें देखिएगा तुर्की वाला टोपी भी दिया है क्षेत्रमिति में। तो याद रहेगा यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। तुर्की के टोपी में चुर्की रहता है, जाकर देख लीजिएगा। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था बाबू? हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम जो व्यापारी था वो कहाँ के था? पुर्तगाली था। यानी हिंद चीन पहुंचने वाला व्यक्ति का नाम था पुर्तगाली था, जो जिसका नाम था वास्को डी गामा। नाम सुने होंगे, 1498 में भारत आ गया था। पटना का गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया है? पटना में जो गोल घर है वो किस उद्देश्य से बनाया गया बाबू? तो याद रहेगा सैनिक रखने के लिए, ये गलत है, ये नहीं हो सकता होगा। हथियार रखने के लिए, ये भी गलत है। ये भी पूजा करने के लिए, जी नहीं, ये भी गलत है। याद रहेगा इसका ऑप्शन नंबर सी है, पटना का गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो अनाज रखने के लिए, अनाजों के भंडारण के लिए पटना का गोल घर बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट नंबर,
विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व बैंक की स्थापना बाब हुआ था 1944 ईस्वी में। विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1944 ईस्वी में। आप लोगों को आई होप आप लोगों को ये पूरा के पूरा समझ में आए होंगे और इसको 2-3 बार 4 बार देखिए, आपका पूरा क्लियर हो जाएंगे। ये नहीं कि एक बार देख लिए, नहीं, रिवीजन करते रहिए ताकि आपका टोटल के टोटल ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाए। बाबू पहला वीडियो था जिसका नाम था ब्रह्मास्त्र, दूसरा है महातांडव और तीसरा है आप लोग का कुरुक्षेत्र, और अगली बार लेकर आएंगे हम लोग महासंग्राम। महाभारत होगा। इसलिए यदि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा, ये सब टोटल ऑब्जेक्टिव समझ में आया होगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। जय हिंद दोस्तों।